अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो आपने लास्ट में देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उर्दू में अच्छी राइटिंग या अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन होने की वजह से फुल मार्क्स क्यों नहीं ले पाते, कहाँ पे आप गलती करते हैं कि चेकर आपके मार्क्स की कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अलामात कहते हैं, इन अलामात का हम ध्यान नहीं रखते। ये अलामात सिर्फ उर्दू में नहीं इस्तेमाल होती बल्कि पाक स्टडी और इस्लामियत के पेपर में भी ये अलामात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं तो इन अलामात का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते हैं, तो ये वीडियो आपने ध्यान से सुननी है। वैसे एक और अहम बात बता दूं, इनको हम रुमूज़ औक़ाफ़ भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के पेपर में ये 5 नंबर की MCQs आते हैं इससे रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए भी वीडियो अहम है, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, इन अलामात की ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, ताकि इन अलामात की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानते हुए 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी पेपर प्रेजेंटेशन में जो मिस्टेक करते हैं उसको अच्छी तरह नोट कर लें। तो चलते हैं जी पहली अलामत की तरफ। तो जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो को लाजमी देखें, ये वीडियो काफ़ी अहम है। पहली अलामत है राब्ता की अलामत। इसको हम दो डॉट्स की सूरत में लिखते हैं कुछ इस तरह। ये राब्ता की अलामत आपने हर हेडिंग के बाद लगानी होती है। सिर्फ हेडिंग की मैं बात कर रही हूँ, आप पॉइंट्स की मैं बात नहीं कर रही, ना ही मैं जो एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ। सिर्फ हेडिंग्स जो हम देते हैं उर्दू के पेपर में पाक स्टडी या इस्लामियात के, उसके बाद हम ये अलामत लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मरकज़ी ख्याल लिख रही हूँ, तो नज़म का उन्वान और शायर के नाम के बाद मैंने राब्ता की अलामत लगाई है। अब यह अलामत ना मैंने मरकज़ी ख्याल के बाद लगाई है, ना सवाल नंबर के बाद लगाई है, ना नात लिखने के बाद, ना ही अमीर मिनाई शायर का नाम लिखने के बाद। आपने सिर्फ नज़म का उन्वान और शायर के नाम के बाद राब्ता की अलामत लगानी है, ठीक है, और कहीं नहीं लगानी मरकज़ी ख्याल में। इसी तरह हर क्वेश्चन की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें भी मैंने बताया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैंने सारी अलामात को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अगर आप इस्लामियात या पाक स्टडी का पेपर कर रही हैं तो जब पेपर स्टार्ट करना है तो पेपर आपने कुछ इस तरह स्टार्ट करना है बोर्ड का। उसमें ये अलामत देखिए मैंने कहाँ लगाई है, मेन हेडिंग्स, सवाल नंबर 4, फिर नेक्स्ट मेन हेडिंग मैंने दी है अहमियत। तो उसके बाद मेन हेडिंग्स के बाद हमेशा हमने राब्ता की अलामत लगानी है। इसी तरह मैं आपको कुछ और पेपर सिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मुकालमा नवीसी की पेपर प्रेजेंटेशन दी है, तो तमहीदी मंजरनामा, उन्वान, नफ्से मजमून और उस्ताद शागिर्द वगैरह के बाद मैंने ये वाली अलामत लगाई है। जो पेपर प्रेजेंटेशन में जो अभी आपको पेपर्स दिखा रही हूँ ना, इसकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप यहाँ से बस एक दफ़ा क्लिक कर लें, देख लेंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट आप चैनल को विज़िट करें, उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट में उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब जो नेक्स्ट अलामत है वो राब्ता से मिलती जुलती है, जिसको हम कहते हैं तफसीलिया, या जिस तरह आप इसको प्रोनाउंस करते हैं लिखते हैं आप देख लीजिएगा। मैं बस आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और समझा रही हूँ। तफसीलिया की अलामत 2 डॉट्स लगती हैं और आगे छोटी सी लाइन। अब सारे स्टूडेंट्स कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं ना, हमेशा ये तफसीलिया की अलामत लगा रहे होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तफसीलिया की अलामत आपने उस वक्त लगानी है जब आप किसी चीज़ की तफसील बयान कर रही हैं। जैसे पेपर में आपने हमेशा तशरीह जब लिखना है तो तशरीह के बाद ये वाली अलामत लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, तो ये देखें तफसीलिया की अलामत तशरीह के बाद। बाकी आप जितनी भी मेरी हेडिंग्स देख ली, मैंने कौन सी अलामत लगाई है, राब्ता की। अब ये तशरीह की मैंने हेडिंग दी है तो तफसीलिया की अलामत लगाई है। तो हमेशा आपने जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो तफसीलिया की अलामत लगानी है। हमेशा तशरीह के सामने लगती है तफसीलिया की अलामत, बाकी सारी हेडिंग्स के आगे राब्ता की अलामत लगती है। तो राब्ता और तफसीलिया की अलामत में डिफरेंस आपको पता चला। अब आपने हमेशा मेन हेडिंग्स के आगे राब्ता की अलामत और एक्सप्लेनेशन, जिस चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन करना चाहती हैं, तशरीह करना चाहती हैं, उसके आगे तफसीलिया की अलामत। नेक्स्ट अलामत जो काफ़ी अहम है वो है इस्तिजाबिया की अलामत। इस अलामत को हम इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये किस तरह की होती है, एक लाइन, सीधी लाइन होती है और इसके नीचे एक डॉट लगा होता है। अब उर्दू में आपने ये अलामत उस वक्त लगानी है जब आप किसी को, जैसे आप ख़त लिखते हैं, आप लिखते हैं मेरे प्यारे अब्बा जान, या किसी को मुखातिब कर रही होती हैं तो उस वक्त ये अलामत लगाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखाती हूँ, दरख्वास्त नवीसी का ये पेपर है। इसमें जनाब आली के सामने हमने ये वाली अलामत लगाई है।
क्योंकि अब हम उनको मुखातिब कर रहे हैं ना, तो जब भी आपने किसी को मुखातिब करना है ये वाली अलामत लगानी है। इसी तरह ख़त में जब हम देखते हैं ये ख़त है मोहतरम अब्बा जान, तो अब्बा जान को मुखातिब कर रही हैं, ये अलामत लगेगी। और हमेशा अस्सलामु अलैकुम के सामने ये अलामत लगती है। इस बात को आप अच्छी तरह याद कर लें। ख़त और दरख्वास्त जो मैंने आपको दिखाई है इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। मैं आपके साथ वही पेपर प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ जो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में कोई भी ऐसी राइटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड ना किया हो। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अलामत की तरफ, जो है ख़त्मा की अलामत। इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अब आपने ध्यान से इसका डिफरेंस देखना है, फुल स्टॉप और ख़त्मा में क्या फ़र्क है। ये लाइन ज़रा छोटी सी होती है, बिल्कुल डॉट भी नहीं होता और काफ़ी लंबी भी नहीं होती, सिर्फ छोटी सी लाइन होती है जिसको हम ख़त्मा कहते हैं। जब हम मार्कर से लिखते हैं तो ख़त्मा की अलामत प्रोमिनेंट होती है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने डेट लिखी हुई है, तारीख़ लिखी है 4 फरवरी 2021। इसमें 4 के बाद मैंने ख़त्मा की अलामत लगाई है, ठीक है। अब डिफरेंस पता चल रहा है। जबकि ऊपर मैंने जो पेन से लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरी पेन की लाइंस ख़त्म हुई है वहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया है। पेन से लिखते हुए डॉट ज़रा छोटा हो जाता है, लेकिन मार्कर से ये प्रोमिनेंट करके लिखना है। तो हमेशा जब भी आपने उर्दू में तारीख़ लिखनी है, तारीख़ का 1 नंबर होता है दरख्वास्त में, तो इसको आपने ध्यान से लिखना होता है। डेट के बाद आपने ख़त्मा की अलामत लगानी है। तो इसी तरह जब हम ख़त लिखते हैं तो उसमें भी तारीख़ के बाद ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 15 के बाद ख़त्मा की अलामत लगाई है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना। फुल स्टॉप में फुल स्टॉप उस वक्त लगता है जब हम पेन से लिख रहे हो तो वो हल्का छोटा सा फुल स्टॉप, लेकिन जब हम मार्कर से लिख रहे हो तो ख़त्मा हमने प्रोमिनेंट करके लिखना होता है। तो अब तक हमने ख़त्मा, तफसीलिया, राब्ता ये अलामत सीख ली। अब चलते हैं जी वावैन की तरफ। वावैन होती हैं 2 कौमे लगा के, दोनों तरफ हमने एक अबारत के दोनों तरफ जब हम कौमे लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे वावैन। अब ये कौमे आपने कब लगानी है, कब नहीं लगानी। अच्छा, कुछ बच्चे शायरी लिखते हैं, शेर लिखते हैं, तो उसके गिर्द भी वावैन की अलामत लगा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। वावैन की अलामत आपने उस वक्त लगानी है जब आप कोई कुरानी आयत का तर्जमा लिख रही हो जिसको हम बदल नहीं सकते, जब आप किसी का कौल लिख रही हो, किसी शख्सियत का फरमान लिख रही हो, या फिर किसी हदीस का तर्जमा लिख रही हो, तो हमेशा आपने वावैन की अलामत लगानी है। इन शॉर्ट, ऐसी इबारत जिसको आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, जो किसी के कहे हुए अल्फाज हैं, उनको सेम टू सेम हमने अपने पेपर में लिखना है, तो उसके गिर्द हम वावैन की अलामत लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में कोटेशंस लिखने का तरीका बताया था उर्दू में, ये पेपर वो वाला है। अब फर्स्ट में मैंने वावैन की अलामत लगाई है, हदीस में भी लगाई है, और कायद का फरमान थर्ड था उसमें लगाई है। पहला कुरान पाक का तर्जमा था, दूसरा हदीस का तर्जमा था, और तीसरा कायद का फरमान या फिर किसी भी शख्सियत का फरमान जब आपने लिखना है तो उसके गिर्द वावैन की अलामत लगानी है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, जो ये अभी आपके सामने पेपर है, इसकी वीडियो थी कि उर्दू में कोटेशंस या अक़वाले ज़री या कुरान या हदीस किस तरह लिखते हैं, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप एक दफ़ा इस तरह करें कि चैनल को विज़िट करें। जब आप चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियोस का ऑप्शन आएगा, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सारी आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, उर्दू की अलहदा है, इंग्लिश की अलहदा है, तो उसमें अलहदा आपके पास ना वीडियोस आ जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक और पेपर दिखाती हूँ, ये वाला। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, इसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अब इसमें अल्लामा इकबाल के फरमान थे, उसको भी मैंने वावैन की अलामत से लिखा है, और हमेशा दरमियान में करके। वावैन की अलामत जब आप यूज़ करती हैं तो वो अबारत ज़्यादातर दरमियान में करके लिखते हैं ताकि काम ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज करके दिखाती हूँ, उसमें भी मैंने ये अलामत यूज़ की है जी। नेक्स्ट पेज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये अलामत यूज़ की है, ये भी मैंने अल्लामा इकबाल का एक फरमान लिखा था। अब यहाँ पे जब आपने शेर लिखना है तो वावैन की अलामत नहीं लगानी। आपको ये शेर के साथ ये अलामत नज़र आ रही है, मुझे इस अलामत का नाम भूल गया है, तो ये वाली अलामत आपने लगानी है, ठीक है। अगर किसी को इस अलामत का नाम आता है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह देखूंगी कि इस अलामत का क्या नाम है। तो शेर के आगे आपने ये वाली अलामत लगानी है। जबकि जब आपने मिसरा लिखना है तो उसमें आपने छोटा सा ना आइन करके बना देना है। सिर्फ अगर आपने मिसरा लिखना है, मिसरा होता है कि शेर की
अगर एक शेर में 2 लाइन्स हैं तो उसके अंदर 2 मिसरे होंगे, यानी कि एक शेर की एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं। तो मिसरा लिखते हुए आपने वो छोटा सा आइन और नीचे से उसको घुमा देना है, वो वाली अलामत लगानी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अलामत की तरफ, जो है कोसैन। कोसैन कहते हैं ब्रैकेट्स को। अच्छा, मैथ में हम पढ़ते थे छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, इसके और भी नाम होते थे, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ये वाले नाम रखे हुए थे। तो उस कोसैन में तीनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स कहाँ यूज़ करती हैं, जो मैं भी करती रही हूँ। कोई चीज़ हमसे गलत हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज़्ज़ा बतूल, फॉर एग्जांपल पेपर में लिखते हुए कोई चीज़ हमसे गलत लिखी गई है तो हम ब्रैकेट लगा के ऊपर क्रॉस लगाते हैं। तो ये तो सारी स्टूडेंट्स का जुगाड़ है, उन्होंने कोसैन को इसलिए समझा हुआ है कि क्रॉस करने के लिए हम कोसैन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये तरीका भी अपना सकती हैं, पेपर में आपकी कोई चीज़ गलत हो जाए, ब्रैकेट लगाएं, ऊपर छोटा सा क्रॉस। लेकिन असल में जो कोसैन है वो किसी चीज़ की अज़ाफ़ी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना, अज़ाफ़ी मालूमात, वो देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अली एक अच्छा लड़का है, मैं ये बात लिखना चाहती हूँ, लेकिन अली के बारे में मैं अज़ाफ़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो एक सेंटेंस से, इबारत से ज़रा हट के है। तो मैं लिखूँगी अली मेरा दोस्त, अली के बारे में थोड़ी सी वजाहत दी और उसके बाद उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, या फिर अली से रिलेटेड बात है जो अगर ना भी कहें तो फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट अलामत की तरफ चलते हैं, वो है फजाइया। फजाइया या फिर निदाइया, दोनों का एक ही मतलब नहीं होता, मैं एक ही मतलब कहने लगी थी। फजाइया कहते हैं फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार करना, अपने जज्बात का इजहार करना। जैसे मैं लिखती हूँ आहा ये तुमने क्या किया, तो ये आहा या हुर्रे या फिर ओहो, इस तरह के जो अल्फाज होती हैं उसके आगे फजाइया की अलामत लगती है। ये बिल्कुल इस्तजाबिया जैसी होती है। और एक और अलामत, इसका दूसरा नाम है नदाइया, यानी कि इस्तजाबिया, फजाइया, नदाइया, इन तीनों अलामात दिखने में एक जैसी हैं लेकिन डेफिनेशन तीनों की मुख्तलिफ है। नदाइया उस वक्त लगती है जब हम किसी को पुकारते हैं। अब हम चलते हैं जी लास्ट अलामात की तरफ, वो है सक्ता और वक्फ़ा। ये दोनों अलामात एक जैसी हैं, इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें थोड़ा सा उनको वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सक्ता की अलामत उल्टा कौमा होता है और वक्फ़ा की अलामत 2 डॉट्स और फिर सक्ता की अलामत। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैं बताऊं, सक्ता का मतलब है जब मैंने बहुत कम ठहराव करना हो, बहुत कम ठहराव, जैसे मैं कहूँ रुको मत जाने दो, हल्का सा ठहराव किया, हल्का सा मैं ठहरी हूँ, तो उस वक्त लगती है। जब वक्फ़ा की अलामत लगती है जब मैं सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव करूँ, जैसे मैं कहूँ रुको मत जाने दो, थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव किया, तो फिर हमने ये वक्फ़ा की अलामत लगानी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस अलामात को समझ नहीं पाते, सक्ता और वक्फ़ा दोनों डिफरेंट हैं। अब हम चलते हैं जी लास्ट अलामत की तरफ। शुक्र है वीडियो ख़त्म हो गया, मैं बोल बोल के थक गई थी। सवालिया की अलामत होती है क्वेश्चन मार्क, ये तो बच्चों को पता है ये कब लगता है। ये अलामत तो सबको पता है, सवालिया जब हमने सवाल करना हो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के जब अल्फाज हों तो सवालिया की अलामत लगती है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट अलामात सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ जिन स्टूडेंट्स को उनके बारे में नहीं पता था, कम से कम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि वो अपने पेपर में इन अलामात का गलत जगह इस्तेमाल करके अपने मार्क्स ना कम करवा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैंने बोल लिया, काफ़ी आपने सुन लिया। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।